और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं खजुराहो से, जहां बंसल न्यूज पर वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मंगलसूत्र को लेकर प्रियंका गांधी पर उन्होंने बड़ा हमला किया। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा मंगलसूत्र जीवन में देखा नहीं, भाव समझा नहीं। बिछिया, पायल, बिंदी क्या होती है उनको नहीं पता। एमपी में पूरी 29 सीटें जीतने का साथ ही साथ उन्होंने दावा भी कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि इतिहास रचेगा खजुराहो। खजुराहो से आपको बता दें वीडी शर्मा प्रत्याशी क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। सूत्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई मंगलसूत्र जीवन में देखा नहीं, भाव समझा नहीं। पाए बिंदिया क्या होती है, पायजे क्या होते हैं, बिछिए क्या होते हैं उनको नहीं पता। घोषणा पत्र में कहा है कि हम सारे इसकी जांच कराएंगे। तो आप हमारी माताओं बहनों के गहनों पर तो बता दें आपको कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, खजुराहो से प्रत्याशी है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। और आपको बता दें सिलसिला शुरू कहां से हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा से मंगलसूत्र का जिक्र किया, कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया संपत्ति सर्वे को लेकर। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालते हुए बड़ी बात कही। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया और ये कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ है। वो अपने पिताजी का जिक्र कर रही थी, राजीव गांधी जी का, और ये कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ है। अब देखिए उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बहुत बड़ी बात प्रियंका गांधी को लेकर कह दी। उन्होंने कहा कि भाव समझते नहीं है, मंगलसूत्र क्या होता है वो उनको पता नहीं है, बिछिया क्या है, पायजेब क्या है इसकी जानकारी नहीं है, और इस तरह की बातें कर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई मंगलसूत्र जीवन में देखा नहीं, भाव समझा नहीं। पाए बिंदिया क्या होती है, पायजे क्या होते हैं, बिछिए क्या होते हैं उनको नहीं पता। घोषणा पत्र में कहा है कि हम सारे इसकी जांच कराएंगे। तो आप हमारी माताओं बहनों के गहनों पर तो पहले प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा था और उसी के बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया था, और तभी जो है हम लगातार देख रहे हैं कि वीडी शर्मा का भी एक पलटवार सामने आया। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था, चलिए वो भी पहले सुनते हैं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो देखा आपने, सुना, प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही और ये कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश को कुर्बान हुआ है। उन्होंने अपनी सरकार को भी गिनाया। जब 55 सालों तक, 50 सालों तक देश में यूपीए की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो उन्होंने कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपका सोना छीन लिया हो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपकी संपत्ति छीन ली हो, बल्कि मेरी मां ने, मेरी दादी ने अपना सोना तक देश के लिए गिरवी रख दिया, मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हो गया, और उसके बावजूद ये इस तरह के आरोप हम पर लगा रहे हैं। तो सीधा हमला उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला, और ये दूसरे चरण के पहले हुआ है। एक अलग तरह से ऐसा लग रहा है कि मुद्दे दूसरी दिशा में चले गए। संपत्ति का सर्वे, मंगलसूत्र, आरक्षण, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो दूसरे चरण में लगातार इनकी गूंज सुनाई देती रही। बिल्कुल आपने जया सही कहा, क्योंकि देखिए सीएम पित्रोदा ने भी क्या कहा, उन्होंने विरासत पर टैक्स लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इतने % जो है वो सरकार को जाना चाहिए, और उन तमाम बातों को अब मुद्दा बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये कहा जा रहा है कि देखिए आपके पास जितनी संपत्ति है उनमें से आधी संपत्ति तो ये ले जाएंगे अगर इनकी सरकार आती है। तो देखिए ऐसी तमाम चीजें जो कांग्रेस की तरफ से गाहे बगाहे की जा रही है, अब उनको मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो संपत्ति सर्वे की बात हो, चाहे विरासत पर टैक्स की बात हो, मंगलसूत्र की बात हो, और इन तमाम बातों पर अब प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, लगातार जो है इस पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने इस पर और मोदी की गारंटी से ज्यादा दूसरे चरण में एक तरह से धर्म का मुद्दा, हिंदू मुसलमान आरक्षण, ये हावी होता दिखाई दिया है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय जल्दी से करवा देते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ के.एस. चौहान जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह जी प्रवक्ता हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। और साथ ही वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ एमपी बीजेपी
कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह जी आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले चारों मेहमानों से सवाल मेरा सर इसी मुद्दे पर रहेगा। वंदना जी, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगी। मोदी की गारंटी से ज्यादा चर्चा मंगलसूत्र को लेकर दूसरे चरण में हुई है। धर्म को लेकर बातचीत हुई, आरक्षण को लेकर बातचीत हुई, संपत्ति सर्वे को लेकर बातचीत हुई। क्यों आखिर दूसरी दिशा में मुद्दे इस चुनाव में हमें दिखाई दिए, दूसरे चरण में खास तौर पर? जी नमस्कार जया जी, और बंसल न्यूज़ देखने वाले सारे व्यूअर्स और सारे मतदाताओं से मेरी एक विनम्र विनती है कि जाइए, अपने घरों से निकलिए, वोट डालिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपना योगदान दीजिए, अपने मत का प्रयोग करिए और इस देश के विकास के लिए तत्काल जाइए और वोट डालिए। आपका एक वोट इस देश के सरकार चुनेगा। आपका एक वोट बहुत ज़रूरी है। अपने वोट की कीमत को समझिए, अपने घरों से बाहर निकलिए और जाकर वोट डालिए। अब अगर जया जी हम मंगलसूत्र वाली बात पर आ जाते हैं तो देखिए, मंगलसूत्र वाली बात कहाँ से आई है? मंगलसूत्र वाली बात इनहेरिटेंस टैक्स को वापस लाने की जो बात राहुल गांधी जी ने छेड़ी है, जो राग राहुल गांधी जी ने अलापा है, वहीं से आई है। ये कोई माननीय यशस्वी मोदी जी की का स्टेटमेंट नहीं था कि इनहेरिटेंस टैक्स को वापस लाएंगे। राहुल गांधी जी, जिनके पिताजी राजीव गांधी जी ने इनहेरिटेंस टैक्स को बंद किया था, जिस कानून को बंद किया था इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद, उसका कारण भी यही था कि वो अपनी संपत्ति बचाना चाहते थे। वरना उन्होंने इतने तत्काल प्रभाव से अपनी माताजी की मृत्यु के बाद ये टैक्स क्यों बंद किया था? तो देखिए, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जो चीज उनके पिताजी ने बंद करी, आज वो राहुल गांधी जी वही राग क्यों अलाप रहे? उसका देखिए कारण है जया जी, कहीं ना कहीं ये एक आम भाषा में समझाया जाए तो ये जो लोग जिनके कम बच्चे हैं, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, कम बच्चे हैं, जिनके कम सिबलिंग्स हैं, उनका जो पैसा है या उनका जो मेहनत से अर्जित करा हुआ धन है, ये उनको दे दिया जाए क्या? जो जिन लोगों के पास ज्यादा बच्चे हैं और जिन लोगों के पास धन अर्जन कम है, तो ये तो अन्याय होगा, ये सरासर अन्याय है। देखिए, कोई अगर मेहनत करके धन अर्जित कर रहा है तो उसका पैसा दूसरे को दिया जाना ये गलत है। और कहीं ना कहीं इसी विषय को लेकर ठीक है, सेम पित्रोदा ने ये भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये भी बातें हमने सुनी। जितेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। ये बताइए कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में मुद्दे भटक रहे हैं। जिन मुद्दों पर आप ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उन मुद्दों से अलग इतर जा रही, जिन पर आपको नुकसान हो सकता है। कहीं आपको लगता है कि कुछ बातें ऐसी कांग्रेस की तरफ से हो रही है जो मुद्दा बनाती जा रही है भारतीय जनता पार्टी? निश्चित तौर पर अभी आपने देखा किस तरीके से वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह है। और निश्चित तौर पर ललित जी, हम आपके माध्यम से इस देश की जनता से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में सहयोग करें, आगे बढ़ के इस देश की सरकार के निर्माण में अपना योगदान दें। एक महायज्ञ है और उसमें आहुति देने का आह्वान आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दिव्या जी ने भी किया। रहा सवाल सेम पित्रोदा जी के बयान का, सेम पित्रोदा जी के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा ललित जी, उसको निश्चित तौर पर वो बयान उनका नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया। अब उनके भाव को भारतीय जनता पार्टी समझ गई। और अभी आपने देखा बीडी शर्मा कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के भाव को कांग्रेस नहीं समझ पाई। निश्चित तौर पर नहीं समझ पाई। प्रधानमंत्री का भाव 15 लाख रुपए देने का नहीं था। जितेंद्र जी, अभी प्रदेश अध्यक्ष ने एक और बयान दिया है सर, उस पर भी मेरा आपसे सवाल रहेगा क्योंकि उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बोला है। वो जरा बयान सुन लीजिए, फिर उस पर आपका रिएक्शन, और वंदना जी से भी उस पर बातचीत हम करेंगे। जल्दी से सुन लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में मंगलसूत्र वाले बयान पर किस तरह से प्रियंका गांधी पर कटाक्ष किया, क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए आप जरा। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी मंगलसूत्र जीवन में देखा नहीं, भाव समझा नहीं। बिंदिया क्या होती है, पायजे क्या होते हैं, बिछिए क्या होते हैं, उनको नहीं पता। अरे घोषणा पत्र में कहा है कि हम सारे इसकी जांच कराएंगे। तो आप हमारी माताओं बहनों के गहनों पर जितेंद्र जी, सुना होगा आपने, जिन्होंने मंगलसूत्र कभी देखा नहीं, भाव समझा नहीं, पायल बिछिया क्या होती है वो पता नहीं है, और वो मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये केवल प्रियंका गांधी जी के लिए नहीं, बल्कि एक महिलाओं के हिसाब से भी हम अगर देखें तो क्या कहेंगे इसे लेकर आप? बड़ी बात बोली प्रदेश अध्यक्ष ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जया, सुनिए, जो आज बीडी शर्मा ने बयान दिया है वो महिलाओं का मजाक उड़ाया है कि महिलाओं को मंगलसूत्र नहीं मालूम,
पाजेब नहीं मालूम, बिछिया नहीं मालूम, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के लोग कह सकते हैं। और दूसरा नागरिक इस देश का जो हिंदुस्तान की संस्कृति को जानता है, कम से कम वो ये बयान नहीं देगा। असल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का महिलाओं से कोई ज्यादा खास लगाव नहीं रहता है। आपने देखा कि जो इनकी मातृ संस्था है वो तो शायद मेरे ख्याल से विवाह के संस्कार को भी नहीं मानते हैं और उसमें जाते भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर बीडी शर्मा से यही उम्मीद की जा सकती है। रहा सवाल भाव का, तो बीडी शर्मा भाव समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री का वो भाव नहीं समझा जिसमें उन्होंने 15 लाख हर खाते में देने की बात की थी। उसको कहते हैं कि वो देना नहीं था, वो तो प्रधानमंत्री का भाव था जो जनता समझ नहीं पाई। इस देश में काला धन लाने की बात की थी, 3 गुना काला धन विदेश में भारतीय जनता पार्टी का जमा हो गया। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भटकाने का प्रयास कर रही है। सेम पित्रोदा के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आपने देखा कर्नाटक को भी बीच में ले आई, जबकि कर्नाटक के मामले में प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जो जिम्मेदार पद पर बैठा है, अगर वो गलत बयानी करे, झूठ बोले मंच पर, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री गैर जितेंद्र जी, जिम्मेदार सेम पित्रोदा के बयान को इसलिए बीच में लाया गया क्योंकि टाइमिंग बहुत मैटर करती है सर। एक तरफ जहां इस पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ भले ही एग्जाम्पल देकर अगर सेम पित्रोदा जैसे नेता इस तरह की बातें कहेंगे तो बीजेपी को तो आप लोग ही मौका दे रहे हैं ना सर। मैं लौटूंगी आपके पास, वंदना जी से जवाब ले लेते। वंदना जी, मंगलसूत्र पर बात हो रही है और कितना उचित मानती हैं आप, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एक बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, और वो अगर एक महिला के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन्होंने मंगलसूत्र देखा नहीं, भाव समझा नहीं, बिछिया पायजेब क्या होता है उन्हें पता नहीं, फिर वो कैसे बात, ये आपको लगता है उचित है? देखिए, कई बार क्या होता है जया जी कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और बयानों की जो मूल जो उसका जो उद्देश्य रहता है उसको जनता तक पहुंचाने की बजाय जो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हैं या दूसरी पार्टी के नेता हैं उसके जिस्ट को समझने की कोशिश नहीं करती। देखिए, सैम पित्रोदा जी ने ये बात छेड़ी तो हमने इस पर चर्चा करी, वरना इस पर कोई चर्चा थी नहीं। ये चर्चा का जो चर्चा का विषय उठा है, ये सैम पित्रोदा जी द्वारा छेड़ा गया है और उस पर हमने अपना जो पक्ष है वो रखा है। हमने जो उनके घोषणा पत्र में पढ़ा, जो हमने देखा, उससे हमें समझ में आया कि जब ये लोग ये बात कर रहे हैं कि एक एक जो भी हमारे जेवर जायदाद हैं वो खंगाले जाएंगे, कौन होती है ये इनकी सरकार अगर बनती है तो कौन होते हैं ये लोग? पर बोलिए मैम, उसके बाद मेरे को छत्तीसगढ़ का रुख करना। कौन होते हैं ये लोग? ये हमारे जेवर जवाहरात आके चेक करेंगे। इतना हक किसने दिया? हम भी एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमारे देश ने हमें हक दिया है कि हम आजादी का जीवन जिए, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें लाती क्यों है बीच में? मैं एक छत्तीसगढ़ का मैं रुख करूंगा। चौहान साहब हमारे साथ है। चौहान साहब, सेम पित्रोदा ने इस बात को भी रखा है सामने कि उन्होंने तो जस्ट वहां की बात कही कि वहां इस तरह के टैक्सेस लगते हैं, उन्होंने भारत की बात नहीं कही थी। उन्होंने ये कहा था कि इस पर विचार या मंथन होना चाहिए। आखिरकार इस चुनाव में इस मुद्दे को लाने का मकसद क्या? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो इस तरह की बातें होंगी? ललित जी, सर्वप्रथम मैं फिर से वोट की अपील करूंगा जैसे हमारे साथी प्रवक्ताओं ने की है, क्योंकि ये पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। किसी के पक्ष में आप वोट नहीं डालने जा रहे हैं, अपने राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया में जा रहे हैं तो जरूर जाए। दूसरी बात, सैम पित्रोदा जी ने जो बोला है वो कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस की राजनीति जो है वो राज्य करने के लिए नीति है। वो समय समय पे जो राज करने के लिए नीति होगी वो लोग बोलेंगे और वही प्रक्रिया करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य के लिए नीति है, राज्य चलाने के लिए नीति है, राजनीति। तो इन दोनों में इंटेंशन का बहुत ज्यादा फर्क है। इंटेंशन जो है आज जो सैम जी का, तो वो क्लियर कर दिखता है कि वो किस वे से बोल रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा बात बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी विचारधारा को दर्शाती है और सभी चीजों को दर्शाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को जागरूक करवाना, लोगों तक पहुंचाना कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसके पीछे वो बोल क्या रहे हैं। तो ये सभी चीजें जैसे हमारे वीडी शर्मा जी ने बोला और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, जो भी बोला वो इस चीज को, इंटेंशन को दर्शाता है कि इसके पीछे कहानी क्या है।
और मेन बात यह है कि अभी प्रियंका गांधी जी ने बोला कि मेरी दादी ने सोना रख दिया था। अरे आपकी दादी ने सोना कितना लिया था इमरजेंसी में, ये भी हम पूरे देशवासियों को पता हुआ है। और आपके पास सोना आया कहां से? और जैसे ही राजीव गांधी जी आते हैं, इनहेरिटेंस का मुद्दा हटा देते हैं। वो बोल देते हैं इनहेरिटेंस में कोई छानबीन और टैक्स नहीं लगेगा। वो क्यों? क्योंकि पहले से वो पूरी संपत्ति मिली रहती है, वो कोई खुद की कमाई हुई नहीं रहती है। जी ठीक है। अब तो अपने दर्शकों को वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, चले पहले सबसे पहले वो सुना देते हैं, फिर हम कांग्रेस प्रवक्ता का भी उनका भी बयान जानेंगे। ठीक है, उस तरफ की लाइन दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष और खुद खजुराहो से लोकसभा उम्मीदवार वीडी शर्मा नजर आ रहे हैं। बहुत रिलैक्स मूड में है सर। हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ नाश्ता कर रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस है कि जो काम किया है उस पर भरोसा? वैसे निकले हैं भगवान का आशीर्वाद लेकर के। मैं पोलिंग बूथों पर गया, अच्छा मतदान हो रहा है, जनता अच्छा निकल रही है, वोटर बड़ी संख्या में निकल रहा है। और 5 वर्ष मेहनत करते तो टेंशन का आएगा। जो विद्यार्थी वर्ष भर मेहनत करता है वो परीक्षा के दिन टेंशन नहीं करता। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, इसलिए इस बार खजुराहो में इतिहास बनेगा। मेहनती छात्र होने के नाते हमने देखा विधानसभा चुनाव में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पूरे प्रदेश की भी चिंता है और खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं तो दबाव भी ज्यादा, उसके बावजूद भी रिलैक्स। तो यही है कि जो साल भर मेहनत है, 5 साल बार मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें जीतेंगे, खजुराहो में इतिहास बनेगा। लगातार कई मुद्दों की बात करी, मंगलसूत्र की बात भी आ रही है, कभी स्वयं पित्रोदा भी आ रहे हैं। जो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं उन्होंने कभी मंगलसूत्र जीवन में देखा नहीं, भाव समझा नहीं। मंगलसूत्र क्या होता है, बिंदिया क्या होती है, पायजे क्या होते हैं, बिछिए क्या होते हैं, उनको नहीं पता, लेकिन बातें ऐसी करेंगे। तो हर एक सभा में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंगलसूत्र ले लेगी। नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है, इसलिए कहा है कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सारे इसकी जांच कराएंगे। तो आप हमारी माताओं बहनों के गहनों पर डाका डालेंगे, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बिल्कुल ये रिलैक्स मूड पर नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं और यही कॉन्फिडेंस है कि जो छात्र साल भर मेहनत करता है वो परीक्षा के समय परेशान नहीं होता बल्कि शांत होकर परीक्षा देता है। सुनील सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, खजुराहो। सत्य प्रकाश जी, देखिए सैम पित्रोदा ने तो ये कह दिया कि उनकी मंशा वो नहीं थी, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन आपको लगता है कि गलत समय पर गलत बयान दे दिया, अब ये मुद्दा बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगा कि मैं इस पे ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। देखिए, बीजेपी चाहती यही है कि जनता के बीच में यही बस चर्चा का विषय जो है रोजगार का, महंगाई का, इलेक्ट्रो बॉन्ड भ्रष्टाचार क्यों किया उसका जवाब नहीं मिल रहा है। किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, आवास आपने बोला 2022 तक उसका क्या हुआ। यहाँ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, आदिवासी नगरनाथ प्लांट आज भी विनिवेश में, तमाम जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, जो आपने बात की ना, इन्होंने बात की मंगलसूत्र। अरे भाई साहब, पहले मंगलसूत्र लायक बनवा तो दीजिए। महंगाई कहाँ चली गई, सोने का भाव कहाँ है? और मेरे को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, जो वंदना जी वहां बैठी है, बीजेपी प्रवक्ता विजय, आपके भी पूर्वज रहे होंगे, आपके पास सोना गहने होंगे। 55 साल हमारी सरकार थी कांग्रेस के गठबंधन की वजह, कितना आपका सोना ले लिया बता दे आप भी एक महिला है। ये देखिए, यही मैं बोलना चाहता, झूठ और भ्रम। भाई साहब, सोना कहां चला गया? पहले मंगलसूत्र लायक बनवा तो दीजिए महिलाओं को कि वो खरीद सके। आपने तो नोटबंदी करके महिलाएं जो अलमीरा में या किसी डब्बे में पैसा रखती थी, कभी आकस्मिक कुछ हो जाए उसको मदद आए, उसको भी आपने बल्कि निकलवा लिया। निकालने वाले लोग तो आप हैं कि जो छुपा हुआ चीज है वो निकलवा लिया आपने। महिलाओं ने तो आपको इसलिए तो जवाब दिया है कि भाई आप नहीं किया। मैंने काफी वीडियो ऐसे देखे जहां महिलाएं बोल रही कि बीजेपी ने बल्कि हमारा छुपा हुआ पैसा निकलवा लिया, और ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं, देखिए मुख्य मुद्दे, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। अब मुख्य मुद्दे की बात कर रहा हूं, ये महंगाई पे बात क्यों नहीं करते, ये रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? भाई साहब, 85% जनता की आधी से कम होगी, उस पर बात क्यों नहीं करते? रोजगार 7 से बड़ी कंपनियां विदेशों में चली गई, भारत छोड़ के, उस पर बात क्यों नहीं करते? किसान जो 10,000 से ज्यादा किसान एक साल में आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि मुद्दे से भटकाने के लिए। आप देखिए, ये हालात हो गए। देश के प्रधानमंत्री अगर मंगलसूत्र, जाति, धर्म की बात करते तो आप सोच सकते हैं देश किधर जा रहा है। ये है, आपके पास 10 साल का उपलब्धि है नहीं, आपके पास विजन है नहीं, तो आप यही बात करेंगे आप, क्योंकि आपको मालूम है कि हार निश्चित है। जनता है वो आपसे दूर जा रही है, जनता हमसे जवाब मांग रही है, जवाब नहीं है, इसलिए आपको भी इस पे आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को, इतने बड़े व्यक्ति को आपको मंगलसूत्र आपकी बातों का जवाब लेंगे सत्य प्रकाश जी। मुद्दों से भटकाने की राजनीति बीजेपी करती है, इसी पर जवाब हम आगे लेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट जो राजनांदगांव सीट से, क्योंकि हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, मतदाता क्या कह रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से वोटिंग जो है लगातार आगे बढ़ रही है, वो एक रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए हमारे सहयोगी की, उसके बाद आके चर्चा करेंगे।
छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए राजनांदगांव सबसे हाई प्रोफाइल सीट। हाई प्रोफाइल सीट क्यों? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ लड़ रहे संतोष पांडे, जिनको मोदी ने दूसरी बार भरोसा किया। मतदान शुरू हो चुका है। लोकतंत्र के इस पर्व में, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मैं खड़ा हूं यहाँ राजनांदगांव के एक गौरीनगर के मतदान केंद्र 77 पर, माफ कीजिए, और देख सकते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में लोग कितने उत्साहित है कि सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और लाइनें आप देख सकते हैं, जो कतार लगी हुई, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस पर्व की ये जो लाइनें हैं, ये उसको जीत दिखाती है। और लोकतंत्र का जो पर्व है वो कहीं ना कहीं लोग अपने आप में इस पर्व को मना रहे हैं। और उसका उदाहरण यह देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लंबी कतार लगी हुई, महज अभी 15 से 20 मिनट हुए हैं और लोगों की कतारें इस प्रकार से ये दिखाता है कि लोकतंत्र का यह जो पर्व है अपने आप में कहीं ना कहीं इसकी जीत होती दिख रही है। बात करूं राजनांदगांव की, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र में 18,69,229 वोटर है। महिला वोटर की बात करूं, यहाँ लगभग 9,000 महिलाएं जो है, आप देख सकते हैं महिलाओं की कतार भी। यह दिखाता है कि आधी शक्ति या आधी आबादी जो है वो भी इस पर्व में किस प्रकार से खड़ी है और कहीं न कहीं इस लोकतंत्र के इस पर्व की जीत को दिखाता है। प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। देखिए राजनांदगांव के रण के प्रमोद शेंडे। और देखिए अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है, अलग अलग सीटों के समीकरण भी आपको बता रहे हैं। रीवा में क्या कुछ है, किस तरह के समीकरण है और किस तरह का मतदान होने वाला है, हमारी सहयोगी प्रशंसा के पास चलते हैं। हम मौजूद हैं अमहिया के पोलिंग बूथ में और यहाँ पर आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर के लोगों की भीड़ लगी हुई है। और मैं आपको एक बार पूरा नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ यहाँ का, कि लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं अपने मताधिकार का विशेष उपयोग करने के लिए। पूरी यहाँ पे लंबी कतारें हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि उस तरफ का भी एक बार नज़ारा दिखाएं पूरी तरह से, और एक एक करके हम लोगों से बातचीत भी करेंगे यहाँ पर। आइए लोगों से बातचीत भी करते हैं। आइए, नमस्कार भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम मनोज कुमार अवस्थी है। अपने मताधिकार का विशेष प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर आप, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख कर के इस बार वोटिंग कर रहे हैं? मुद्दे तो ये हैं कि जो हमारे देश में लगभग 60% किसान हैं। किसानों को किराया ज़्यादा होनी चाहिए, उनको किसान के लिए विशेष प्रकार के भत्ते दिए जा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उनके भत्तों की संख्या बढ़ाई जाए, खास करके समर्थन मूल्य के संदर्भ में। समर्थन मूल्य में थोड़ा सा असंतोष में है किसान, उनको लग रहा है समर्थन मूल्य जो है ये हट सकता है। तो ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस अगर सरकार बना सकती है जिससे किसानों को क्लियर रहे कि हमारे समर्थन मूल्य में कमी नहीं होगी और समर्थन मूल्य की प्रक्रिया जारी रहेगी। सबसे बड़ा हमारे मुद्दा जो है कि हमारा देश विकास करे, सबसे पहली है। फिर है शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिले, रोजगार मिलेगा तो फिर लोग मजबूत होंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। यही हम लोगों को मेन मुद्दे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार जी। तो क्या मानते हैं कि अभी बीते 10 सालों में जो सरकार है उनके काम से संतुष्ट हैं आप? वो काम तो अच्छा, जो सरकार है तो वो काम अपने तरफ से कर रही है, लेकिन थोड़ा सुधार की जरूरत है। इस बार क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में इस बार क्या चल रहा है कि किस प्रकार से कौन सी सरकार आनी चाहिए, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख करके आप वोट देने आए? सरकार कोई भी हो, बशर्ते ये है कि महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ, और ये बड़ा ऐतिहासिक बाढ़ है जहाँ आप खड़े हुए हैं जी। और महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो भी सरकार आए इस पर काबू करे। देख रहे हैं कि जो मुख्य चीज़ें जो सामने निकल करके आ रही हैं वो यही है कि बेरोज़गारी और महंगाई जैसे जो है मुद्दे हैं उन पर काम होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी सरकार आए। लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं और लगातार हम लोगों से ऐसी बात करते रहेंगे और जानते रहेंगे लोगों के मन की बात। बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ, कैमरामैन संजीव पाठक के साथ अंकित द्विवेदी, बंसल न्यूज़ रीवा। आप अलग अलग सीट के समीकरण, वहां के मतदाताओं का क्या मन है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब तो आपने जान लिया। लेकिन दमोह सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है और एक तरह से यहाँ पर जो दोनों प्रत्याशी हैं वो लोधी वर्ग से आते हैं और लोधी यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से निर्णायक भूमिका में होते हैं। बड़ा वोट बैंक है लोधी समुदाय का। अब जरा दमोह सीट का समीकरण समझ लेते हैं, यहाँ के दोनों प्रत्याशियों को जान लेते हैं। सीधे रुक करते हैं प्रशंसा का। प्रशंसा, ओवर टू यू।
बिल्कुल शुक्रिया जया। तो दमोह लोकसभा सीट जो कि हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, यहाँ पर चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन है आमने सामने, और प्रत्याशी के बारे में भी जानकारी आपको दे देते, कुल कितने वोटर हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी है। राहुल सिंह लोधी बीजेपी की तरफ से चुनावी समर में है, तो कांग्रेस की तरफ से तरवन लोधी, यानी कि लोधी उम्मीदवार दोनों ही पार्टी की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से है। हालांकि राहुल सिंह लोधी की बात करें तो विधानसभा चुनाव ये हार गए थे, लेकिन फिर से बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया। यहाँ पर कुल कितने वोटर्स हैं ये भी आपको बता दें, लेकिन इस सीट के बारे में आपको ये भी जानकारी दे दें, बीजेपी यहाँ पर लगातार जीतती हुई नजर आई है और कुल वोटर 19,19,000 वोटर हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग आज कर रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। पुरुष वोटर्स की बात करें तो 10,05,000 कुल पुरुष वोटर्स हैं जो कि आज सरकार चुनने के लिए, अपने इस क्षेत्र का सांसद चुनने के लिए घरों से निकल रहे हैं। महिला वोटर्स की बात करें तो 9,13,000, तो महिला वोटर्स को साइलेंट वोटर्स कहा जाता है और इनका वोट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। लेकिन इस चुनाव की अगर बात कर रहे हैं, सीट की बात कर रहे हैं, तो समीकरण क्या है वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी विधानसभा चुनाव हारे हैं, विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन फिर से एक बार इन्हें पार्टी ने टिकट दिया है लोकसभा चुनाव का। हालांकि इस बार क्या समीकरण यहाँ पर बनते हैं इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी एक बार विधायक रहे हैं, यानी कि एक बार के विधायक हैं, दोनों लोधी समाज से आते हैं, दोनों प्रत्याशी एक ही लोधी समाज से आते हैं, क्योंकि देखिए लोधी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है दमोह सीट में, ओबीसी वर्ग की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए लोधी वर्ग से ही दोनों पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है। यहाँ बीजेपी बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठा रही है कि और ये जो मुद्दा है ज्यादा हावी होता हुआ हमने देखा कि इस सीट पर नजर आया है। इसके साथ ही कांग्रेस जो है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। तो ये चुनावी समीकरण हमने आपको बता दिए कि यहाँ पर क्या समीकरण है, कितने वोटर्स है। लेकिन चलिए अगली सीट की तरफ आपको लिए चलते हैं और वो अगली सीट है होशंगाबाद। यहाँ पर क्या है चुनावी समीकरण, कौन है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आमने सामने, ये देख लीजिए जल्दी से। बीजेपी की तरफ से दर्शन सिंह चौधरी चुनावी मैदान में, किसान नेता है, पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से संजय शर्मा चुनावी समर में। हालांकि अगर फाइट की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर टफ चैलेंज देती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को, लेकिन कितने वोटर्स हैं यहाँ पर जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए 18,50,000 वोटर्स हैं यहाँ पर जो कि आज वोट करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। पुरुष वोटर्स की बात करें तो 9,55,000 यहाँ पर पुरुष वोटर्स है, लेकिन इसके साथ ही महिला वोटर्स कितनी है वो भी जान लीजिए। देखिए 8,94,000 महिला वोटर्स है यहाँ पर जो कि आज अपने क्षेत्र का सांसद चुनने के लिए, वोट करने के लिए सबसे पहले अपने घरों से निकल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है चुनावी समीकरण वो भी समझ लीजिए। दर्शन सिंह कांग्रेस के दिग्गज संजय पर भारी है। दर्शन सिंह के बारे में आपको जानकारी दे, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव का किसान नेता, लेकिन फिर भी भारी पलड़ा दिखाई दे रहा है और पहली बार चुनावी समर में, जैसी कि हमने आपको जानकारी दी, और टफ फाइट हालांकि देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के संजय शर्मा 3 बार के विधायक रहे हैं और ये वरिष्ठ लीडर हैं, इसलिए कांग्रेस ने इनको यहाँ से टिकट दिया है। इसके साथ ही इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और ऐसे में बीजेपी का होल्ड यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो देखिए ये चुनावी समीकरण हमने आपको समझा दिए दोनों सीटों के कि होशंगाबाद सीट पर क्या चुनावी समीकरण है, दमोह सीट पर क्या समीकरण है। लेकिन चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो, रुक करेंगे हमारी सहयोगी जया का। बहुत शुक्रिया आपका प्रशंसा। तो दमोह के बाद आपने होशंगाबाद नर्मदापुरम यानी कि सीट के समीकरणों को समझा, दोनों प्रत्याशियों को भी जान लिया, लेकिन मतदाताओं का मन क्या है, उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर है, क्योंकि करीब करीब अब 2.5 घंटे बीत चुके हैं जब वोट लगातार पड़ रहे हैं। क्या कह के ये भी जान लेते हैं, मेरी सहयोगी रंजना की एक रिपोर्ट देख लीजिए। दूसरे चरण को लेकर जो मतदान है वो लगातार जारी है और नर्मदापुरम में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मतदाता हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है और जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो पहुँचे हैं और सुबह से इस तरह से जो लंबी कतारें हैं उसमें जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और अपने अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये नर्मदापुरम का बूथ नंबर 108, 109 और 110 है, जहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं और जो
पुरुष मतदाता हैं वो भी पहुंच रहे हैं और किस तरीके से उनके मन में क्या है, क्या सोचकर वो मतदान कर रहे हैं। आप लोग जागरूक मतदाता हैं और सुबह से ही पहुंचे हैं, क्या सोचकर आप लोग अब मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? मैम टाइम से हो जाए और सही तरीके से विकास को लेकर, मुद्दों को लेकर क्या सोचा है? मुद्दे तो सारे हैं, क्लियर है। आपने क्या सोचा है इस बार? प्रत्याशी को देखा है या फिर आपको लग रहा है कि जो आपके दिमाग में है कि विकास होना चाहिए? प्रत्याशी इम्पोर्टेंट है यहाँ से जो खड़े हुए हैं? विकास के लिए प्रत्याशी इम्पोर्टेंट है दोनों। तो आपको पता है यहाँ से कि आप प्रत्याशियों, आपके पास जनसंपर्क क्या होगा, आप उनसे संतुष्ट हैं? वो जो उन्होंने वादे किए हैं उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? जो मुद्दे आपके दिमाग में है उसको लेकर आप मतदान करने के लिए? मुद्दों को प्राथमिकता है। प्रत्याशी तो सबसे पहले है, तभी तो मुद्दे बनेंगे। अगर प्रत्याशी नहीं होगा तो मुद्दे कहाँ से बनेंगे? प्रत्याशी देख रहे हैं या फिर पीएम जो कैंडिडेट है उनको आप देख रहे हैं? ओवरऑल नंबर 1। आप क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? मुद्दे क्या है कि अब विकास चाहिए बस। आप युवा वोटर से फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं? नहीं, उसमें भी डाला था जी। अभी क्या सोचकर आप वोट डाल रहे हैं? मैं एक तो यंग हूँ तो डेवलपमेंट के उससे और पूरी अपॉर्चुनिटीज मिली अच्छे जी जी जी। महिलाओं के लिए अच्छे काम हो रहे हैं, अपना अधिकार दिया है हमने। बहुत निर्णायक भी होती है सरकार बनाने में, सो इस बार आप लोगों ने क्या सोचकर वोट किया है? जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसके लिए, उनको और महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि वो महिलाओं के लिए और अच्छे कार्य कर रहे हैं। जो महिलाओं को जितना भी अधिकार है वो मोदी जी ने ही आके दिया है, तो उन्हीं के लिए, विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए वोट डाला है हम लोगों ने। यहाँ पर कौन कैंडिडेट है प्रत्याशी, उसको फिर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है, चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो उससे मतलब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बार प्रत्याशी कौन है उसको ज्यादातर ध्यान में नहीं दिया है। दोनों गठबंधन है, सामने कितना फायदा मिल रहा है आपको गठबंधन का? गठबंधन का बहुत अच्छा फायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। हमारा वैसे भी अच्छा था, लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। अपोजिशन क्लेम कर रहा है कि ये सीट इस बार वो जीत रहा है। अपोजिशन क्लेम कर रहे हैं कि इस बार ये सीट वो जीत रहे हैं। सबका अपना अपना होगा ना, जो भी रेस में खड़ा है उनको लगता है कि हम ही जीते हैं, तो वो स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम। हेमा मालिनी जी हमारे साथ वहां पर बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो पहुंचे हैं और सुबह से इस तरह से जो लंबी कतारें हैं उसमें जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और अपने अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये नर्मदापुरम का बोर हो जाता है। तो देखिए, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। रीवा सीट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस वक्त डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। तो मतदाता का रुझान देखिए, आप जानने की कोशिश। दर्शन सिंह चौधरी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वोट उन्होंने डाल दिया है, लेकिन घर से निकलने से पहले आप देखिए धर्मपत्नी जो कि उनके माथे पर तिलक करती हुई दिखाई दे रही हैं, आरती उतारती दिखाई दे रही हैं। और आपको याद होगा ललित, पुराने समय में हमारे भारत देश की परंपरा और खासियत भी रही है, पुराने समय में जब पति युद्ध के लिए जाते थे तो पत्नी की ओर से इसी तरह से, और चुनाव बिल्कुल युद्ध की तरह है, युद्ध की तरह है ना। डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं। मैं जनता जनार्दन से यही अपील करता हूं कि आज का दिन भारत के भविष्य को बनाने का दिन है। हमारा एक वोट करोड़ों लोगों की समस्याओं के समाधान का कारण बनता है। देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना ये बहुत पुराना सपना है, जिस सपने को पूरा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। 10 वर्षों के कार्यों से जो हमारे शुभचिंतक हैं वो प्रसन्न हैं, और जो भारत की तरक्की नहीं चाहते वो दुखी हैं। इसलिए हमें भारत की तरक्की को सुनिश्चित करना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना चाहिए, कमल के बटन दबाना चाहिए। इसलिए घर के बाहर आइए और मतदान केंद्रों में पहुंच के सभी इस महायज्ञ में आहुति डालने का काम करें। सर, इंडिया ने राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और मोदी जी डरे हुए हैं 400 सीटें नहीं आएंगी। अब हमारी लड़ाई तो 400 सीट की है, वो तो 50 सीट पा जाएं तो बहुत है। अपील भी लगातार की जाइए, क्योंकि बीजेपी को भी लगातार चिंता इस बात की है कि कम वोटिंग ना हो, लोग घरों से बाहर ही ना निकले। और इसके लिए कुछ देर पहले कह रही थी
कि एक युद्ध की भांति है कि घर से पूजा पाठ किया जाता है, उनको बाहर भेजा जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि युद्ध में दूसरों को मार के जीता जाता है, यहाँ लेकिन लोगों के मन को जीता जाता है। बिल्कुल। और देखिए टीकमगढ़ से हमारे साथ इस वक्त उमेश जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश, पहुंचाइए तस्वीरें जरा, क्या माहौल अब 2.5 घंटे बाद आप इस वक्त देख रहे हैं? काफी पसीना आपके माथे पर दिखाई दे रहा है, तो गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ रही है, लेकिन इस गर्मी के बीच में मतदाता कितने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जरा वो तस्वीरें पहुंचाइए। देखिए जया, बिल्कुल इस समय हम मतदान क्रमांक 74 पर खड़े हुए हैं, जहां पर बीरेंद्र खटीक जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने सुबह सबसे पहले मतदान किया। लेकिन अब इस मतदान की स्थिति ये है कि अब यहां पर पूरी तरह से मतदान केंद्र है वो पूरी तरह से सुनसान हो गया है। यानी जैसे जैसे धूप बढ़ रही है वैसे ही वैसे जो मतदान के लिए जो लोग हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। और ये चिंता, जिस तरह से हमने पहले चरण में जो मतदान देखा था उसमें जो मतदान प्रतिशत कम था, यही वजह है कि अब जो लगातार सरकार की भी चिंताएं, चुनाव आयोग की भी चिंताएं, लेकिन अब ये चिंताएं कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि दूसरे चरण का जो चुनाव है उसमें स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि जो मतदान का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मत का सुबह के समय यहाँ पर लाइन लगी थी लोगों की, लेकिन अभी 9:30 बजे का समय हुआ है, उसके बावजूद ये मतदान केंद्र पूरी तरह से खाली। क्या वजह इसकी? देखिए प्रमुख वजह तो जो तापमान की जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे थे, पहले भी जिक्र किया, शरद सर ने भी जिक्र किया कि जो लगातार तापमान बढ़ता है तो जो मतदाता हैं वो सोचते हैं कि छांव हो जाए उसके बाद मतदान करने जाएं, और यही वजह देखी जा रही है। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों पर जो है भीड़ पहुंच रही है, लेकिन कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से खाली हैं। और ये जो मतदान केंद्र है पूरे बाजार का प्रमुख मतदान केंद्र है, और यहाँ पर बिल्कुल मतदाता, जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें भी बताई, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। इक्का दुक्का जो मतदाता हैं वो अपने उमेश, क्या इसी तरह की स्थिति क्या दूसरे मतदान केंद्रों पर भी रही होगी? जैसे कि आपकी बातचीत हो रही है बाकी लोगों से, क्या दूसरे जो मतदान केंद्र है वहां भी कुछ इसी तरह की स्थिति? और आप कह रहे हैं दोपहर तक, 12 बजे से पहले तो कम से कम इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, 9:30 बजे कम लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो प्रचार का दौर था वो बिल्कुल जो लोगों ने इंटरेस्ट इसमें नहीं लिया था, और ऐसा ही इस बार भी लग रहा है कि जो मतदान करने में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल कम है, और लोग सोच रहे हैं कि काम करके उसके बाद घर से निकलें और उसके बाद ही मतदान करें। हालांकि अभी हमारी बीरेंद्र खटीक जी से भी बात हुई तो उनका कहना है कि अलग अलग लोग हैं वो जगह जगह पहुंचे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो घर से निकलकर मतदान केंद्रों पर आए। ठीक है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे मतदाता भी कुछ देर बाद संभवतः घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि अगर इस मतदान केंद्र पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी है, इंतजार थोड़ा समय करना होगा। उमेश बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन करीब 2.5 घंटे का समय बीत चुका है, मतदान प्रतिशत आना शुरू हो चुके हैं। मतदान प्रतिशत, वोटिंग परसेंटेज अभी तक का क्या है वो जल्दी से आपको हम बता देते हैं। वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक जो वोट पड़े हैं, दमोह में 13.34% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। दमोह सीट की हम बात कर रहे हैं, 9 बजे तक 13.34% वोट यहाँ मतदाताओं ने, वोटर्स ने डाल दिए हैं। नर्मदापुरम में 15.95% अभी तक वोट पड़े हैं। 9 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 15.95% वोट यहाँ पड़े। इसके साथ ही बात अगर खजुराहो की करें, 13.44% वोट इस सीट पर अभी तक 9 बजे तक डाले गए हैं। देखिए वोटिंग परसेंटेज फिलहाल बहुत कम है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये लोग मानकर चल रहे हैं, लेकिन दोपहर को कम भी हो सकता है। देखिए रीवा की देखिए 13.27% रीवा में मतदान प्रतिशत रहा है अभी तक का। 9:37 हो रहे हैं और इस वक्त आपको बता रहे हैं 9 बजे तक की वोटिंग जो फिलहाल दमोह की देखिए 13.34% दमोह में ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो फिलहाल लगातार जो हम यही कह रहे हैं कि गर्मी का सीज़न जो कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी, लेकिन इससे पहले ही कम प्रतिशत दिखाई दे रहा है। नर्मदापुरम देखिए 15.95% रहा है ये वोटिंग परसेंट है। अभी तक लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं, उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए, क्योंकि खजुराहो देखिए 13.44%। तो ये बाकी सीटों से, हालांकि नर्मदापुरम पर थोड़े से ज्यादा वोट पड़े हैं। और आपने अभी लोकसभा स्पीकर को देखा, वोट उन्होंने डाल दिया है, आज उनकी भी साख
दांव पर लगी हुई है। वो तस्वीरें भी आप तक हमने पहुंचाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो राजस्थान की सीट से मैदान में। अब चलिए मेहमानों को रुक कर लेते हैं जल्दी से। हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, ब्रेक पर जाते हुए कुछ सवाल आपकी ओर से उठाए गए थे बीजेपी पर, उन्हीं का जवाब ले लेते। केएस चौहान जी जल्दी से जवाब दीजिए। बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, मुद्दों से भटकाने का काम करती है, महंगाई बेरोजगारी पर बात बीजेपी नहीं करती क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये सत्य प्रकाश जी ने आरोप आप पर लगाए हैं। इनका जवाब दीजिए सर जल्दी से, उसके बाद मैं बीजेपी का मध्य प्रदेश का रुख करूंगी। जया जी, अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना ध्रुवीकरण है तो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करती है। अगर 50 करोड़ लोगों को इसका जनधन खाता खोलना ध्रुवीकरण है तो हाँ बीजेपी करती है। अगर 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देना जरूरी है, ध्रुवीकरण है तो वो करती है। 11 करोड़ लोगों का शौचालय बनाना जरूरी है और 11 करोड़ लोगों को, किसानों को 6-6 हजार रुपए सालाना देना अगर ध्रुवीकरण है तो बीजेपी करती है। 10 करोड़ लोगों को गैस देती है तो वो ध्रुवीकरण है तो करती है। 4 करोड़ परिवारों को छत देती है तो ध्रुवीकरण करती है। 390 विश्वविद्यालय बनाती है, 319 मेडिकल कॉलेज बनाती है, 16 एम्स बनाती है और IIT 7 बनाती है, IIM अगर 7 बनाती है तो अगर ये ध्रुवीकरण है तो हाँ ये ध्रुवीकरण करती है। और ये पिछले 10 सालों में करती है, जो ये 55 सालों में नहीं कर पाए थे। ये अगर ये ध्रुवीकरण है तो हाँ बीजेपी ध्रुवीकरण करती है। दूसरी बात ये है, आपने महंगाई और बेरोजगारी की बात कही। महंगाई, आपको मैं बता दूं कि महंगाई जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 11 साल में डबल हो रहा है आज की डेट में। 11 साल में, जय जी इसको ध्यान रखिए, 11 साल में डबल हो रहा है। और वही इनकम पर कैपिटा हम लोग देखते हैं तो 9 साल में वो डबल हो चुकी है। मैं मानता हूं चीजों की दाम बढ़े, चीजों के दाम बढ़ना और महंगाई होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चीजों के दाम बढ़े, वही इनकम भी बढ़ी है। 9 सालों में आपकी इनकम डबल हो रही है और 11 सालों में दाम अगर बढ़ रहा है तो उसको महंगाई नहीं बोला जा सकता है। दूसरी बात, बेरोजगारी की आप बात बोलते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पहले ये क्या होता है ये समझ ले, सरकारी नौकरी नहीं होता है बेरोजगारी का मतलब। बेरोजगारी के लिए जो हमने काम किया है, जो टेलीकॉम से वालों को पहली बार जो आर्थिक मदद दी गई है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आर्थिक मदद दी गई है, जो 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। और आज जो गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग ऊपर है वो बिना बेरोजगारी। ठीक है, ठीक है। देखिए लगातार ये आरोप लगते रहे ना कि बेरोजगारी किस तरह से दूर होगी और जिन लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं वो किस लेवल पर दिए जा रहे हैं। वंदना जी ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए निश्चित तौर पर बेरोजगारी और महंगाई ये बड़े मुद्दे हैं जो हर चुनाव में आमतौर पर आते ही हैं। आपके ऊपर जरूर ध्रुवीकरण का आरोप लगता रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि महंगाई वाकई दूर हो रही है? आगे 5 साल भी मिलेंगे तो क्या वो दूर होगी? बेरोजगारी की अगर बात करें तो वो क्या दूर होगी? क्या जनसंख्या में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसके लिए एक सोच नहीं होनी चाहिए दोनों ही पार्टियों के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी की जो दर है वो 3.8% है और महंगाई की जो दर है वो 5.2% है। तो आप देखिएगा ये कांग्रेस के ज़माने में जो ये आंकड़े होते थे ये डबल डिजिट्स में होते हैं। तो हमने महंगाई भी कम करी है और बेरोजगारी भी कम की है और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये आंकड़े एक बार कांग्रेस कंपेयर कर ले अपने आंकड़ों से, जो डबल डिजिट में महंगाई और बेरोजगारी की दर उनके ज़माने में होती थी। दूसरी बात, जब ये बेरोजगारी की बात करते हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि स्वयं नीति आयोग ने ये रिपोर्ट पेश करी है कि 21 करोड़ नए PF अकाउंट्स खुले हैं। तो इसको तो आप नहीं नकार सकते। अगर 21 करोड़ नए PF अकाउंट्स खुले हैं इसका मतलब सरकारी रोजगार भी जनरेट हुआ है। उसके अलावा अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो आपने देखा कि किस प्रकार से स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्व सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखपति दीदी जैसे योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। आपने देखा डेवलपमेंट जब होता है, जिस प्रकार से मेरे साथी भाई छत्तीसगढ़ के जो हैं उन्होंने बोला, बिल्कुल मैं भी उसी बात को करूंगी कि जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट से ही रोजगार जनरेट होता है। अगर नए एयरपोर्ट्स बनते हैं, नए रेलवे स्टेशंस बनते हैं, नई ट्रेनें चलती हैं या फिर नए मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं, नए कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs, एम्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं
वहां पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो सिर्फ सरकारी नौकरी देना रोजगार जनरेट करना जितेंद्र जी नहीं से है। जवाब ले लेते हैं वंदना जी। केवल सरकारी नौकरी तो सबको नहीं दी जा सकती ना जितेंद्र जी। प्रोडक्ट के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, जैसा कि केएस चौहान जी ने कहा, और वंदना जी भी उसी में एड ऑन करती हुई ये कह रही हैं कि हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, हम ट्रेनों को आगे बढ़ा रहे हैं, रेलवे के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम नौकरी भी दे रहे हैं। तो आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं फिर? जया जी, वंदना जी के तर्कों में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, निश्चित तौर पर एयरपोर्ट हो या पोर्ट हो, ये अपने दोस्तों को देने के लिए बनाए जा रहे हैं। इस देश में एयरपोर्ट बेच दिए, इस देश में पोर्ट बेच दिए, इस देश में रेल बेच दी। अभी मैं सुन रहा था कि IIT आपको रोकना चाहूंगी, हमने बेचा नहीं है, हमने पब्लिक प्राइवेट नहीं है, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया है, हमने कुछ भी बेचा नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लीजिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना ये एक विकसित देश, जिस तरीके से आपने इस देश की कंपनियों को विकसित देश की पहचान होती है जहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाता है। आप अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात ये कि बेचने का काम आप लोग करते थे, पीएनबी को किसने बेचा था, सरकार ने बेचा था, ये सबको पता है। तो कृपया करके झूठे आक्षेप मत लगाया करिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है, कुछ बेचा नहीं है। ये झूठ जनता के सामने पेश करना निर्माण कर रहे हैं। एक भी IIT अगर आपने बनाया हो तो बता दीजिए। बंद कर दीजिए। इस देश में 30 लाख करोड़ रुपया आपने अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया। अगर 30 लाख करोड़ रुपया इस देश की जनता के काम आता तो मंगलसूत्र ये वाकई मंथन का विषय है कि अगर प्राइवेट व्यक्ति को अगर काम दिया जाए तो क्या उससे देश में आर्थिक स्थिति बदलती है, क्या बेरोजगारी कम होती है, महंगाई कम होती है, किस तरह से जो प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आप लोग कहते हैं, क्या दोनों ही पार्टियों को जरूरी है? इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल जो है हम 8 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं और रुख करेंगे हमारी सहयोगी प्रशंसा का। इस वक्त छत्तीसगढ़ के अलग अलग मतदान केंद्रों से जुड़ी हुई कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, पखांजूर, खैरागढ़ मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की वोटिंग परसेंटेज भी आपको दिखाई, और इस वक्त छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख लीजिए। मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। 3 सीटें छत्तीसगढ़ की, महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर, इन सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं। हाई प्रोफाइल ये सीटें हैं और कई दिग्गज यहां से मैदान में उतरे हैं, जिनमें से भूपेश बघेल भी शामिल है। बाकी 5 सीटें आप देखिए, मतदाता जो कि वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इसी के साथ अब महासमुंद, इस सीट को भी जरा समझ लीजिए, यहाँ के समीकरणों को समझ लीजिए, यहाँ के प्रत्याशियों को आप जान लीजिए, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। सीधे रुख करते हैं प्रशंसा का। प्रशंसा, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया जया। तो देखिए अब बात कर लेते हैं महासमुंद की। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इनमें से एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट महासमुंद भी है। यहाँ पर कौन है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी, ये जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए आप बीजेपी की तरफ से रूप कुमारी चौधरी चुनावी समर में है, महिला उम्मीदवार को बीजेपी ने चुनावी समर में उतारा। तो कांग्रेस की तरफ से ताम्रध्वज साहू, जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं। बता दें आपको कि साहू वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है, इस सीट पर ओबीसी वर्ग के लोग काफी ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस ने यहां पर ताम्रध्वज साहू को चुनावी मैदान में उतारा। फिलहाल ये सीट बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार यहां पर जीत हासिल की जाए। अब यहां पर कुल कितने वोटर्स हैं वो भी आपको बता देते हैं, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। 17,41,000 कुल वोटर्स हैं, जो कि आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। और कितने पुरुष और महिला वोटर्स हैं यहाँ पर वो भी आपको बता देते हैं। पुरुष वोटर्स की बात करें तो 8,58,000 पुरुष वोटर्स हैं इस सीट पर, जो कि ये तय करेंगे कि उन्हें किसे वोट देना है। क्या एक बार फिर से बीजेपी को मौका देंगे या फिर कांग्रेस को। महिला वोटर्स की बात करें तो 8,83,000 यहाँ पर महिला वोटर्स की संख्या है, और महिला वोटर्स इस चुनाव में भी काफी ज्यादा निर्णायक साबित होंगी। तो ये हमने बताया आपको महासमुंद के वोटर्स कितने हैं। समीकरण सर आप समझ लीजिए, आप यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दे की लड़ाई जो है देखने को मिली है, और ये मुद्दा काफी ज्यादा हावी रहा है इस पूरे चुनाव में। लेकिन अब तय करना है यहाँ पर जनता को कि वो किस मुद्दे पर वोट
करती है। कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू दुर्ग के रहने वाले हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इस बार टिकट दिया है क्योंकि उनकी क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। कांग्रेस की काफी ज्यादा सीनियर लीडर रही है। साहू वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। इस सीट पर साहू वोटों की संख्या काफी ज्यादा है, निर्णायक है वो इस सीट पर, और कांग्रेस ने इसलिए ताम्रध्वज साहू को चुनावी मैदान में उतारा। वो इसी वर्ग से आते हैं। इस क्षेत्र के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए जरा चैलेंजिंग जरूर हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए ये फायदेमंद और बीजेपी को इसका फायदा भी मिल सकता है। तो ये महासमुंद सीट के समीकरण आपको समझा दिए, कितने वोटर्स हैं वो आपको बता दिया। अगली सीट के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल रुक करेंगे नेक्स्ट स्टूडियो का। ओवर टू यू जया और ललित। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका प्रशंसा। और जल्दी से आदर्श मतदान केंद्र की एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, वहां की भी तस्वीरें देख लीजिए। हमारे संवाददाता गौरव ने ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए जरा। पूरा का पूरा परिवार भी यहाँ पर पहुंच के सेल्फी जोन में है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज आप लोगों ने मतदान किया है पूरे परिवार के साथ, क्या ऐसे सोचते हैं, क्या था आपके दिमाग में जब मतदान करने आए? मेरे को भी बात करने के लिए यहाँ था ना सर। जी जी, लेकिन मतदान दिया है, मतदान किए हैं अपने मर्जी से। ठीक है सर। कुछ मुद्दे रहे होंगे जिसको सोचकर आप आए होंगे, विकास का मुद्दा? कोई विकास का मुद्दा नहीं। एक बड़ा स्लोगन लगा है प्राउड टू बी इंडियन, हम उसके सामने ही बात करते हैं। आपने अभी मताधिकार का प्रयोग किया है, बाकायदा आप अपने जो वोट दिया है उसका वो भी दिखा रहे थे। आई आप क्या सोच के आपने वोट दिया था, क्या मुद्दे थे? हमारा मुद्दा ये है कि अपने जो किसानों के लिए जो राजस्व का जो ये है, इसमें बहुत गड़बड़ी है। एक दूसरी बिजली का बहुत ज्यादा मतलब ये है, किसानों का प्रॉब्लम वही है। और हमें जो सरकार से जो चीज मिलता है ना, अनुदान मिलता है, वो सारी अनुदान जो है कर्मचारी खा जाते हैं, है ना, और हम लोग ब्याज में भुगतते रहते हैं। हमारा काम नहीं हो पाता है ना। हमारे लिए फाइनेंस किया, ये किया, वो जाके पूरा हमको तुरंत 15 दिन में आपको सब्सिडी देंगे बोलते हैं, है ना, और 5 साल में हमको सब्सिडी मिलता है, तब तक के बैंक वाले हमसे लूट लेते हैं। विकास की बात लेकर और बेरोजगारी की बात लेकर यहाँ पर लोगों से चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने किसान का जो मुद्दा है वो उठाया है। और आज अभी तो मतदान शुरू हुआ है, लेकिन दिन भर मतदान प्रक्रिया जो है वो चलते रहेगी और बंसल न्यूज आप तक अलग अलग बूथों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो है मतदान और मतदाता के बातचीत को आप तक पहुँचाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, महासमुंद। तो बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। कई तस्वीरें जो है प्रेरणा भी देती हैं, कई बुजुर्गों की तस्वीरें आई, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट सामने आए जो शादी करने के लिए पहुंचे। आप भी अपने घरों से निकलिए मतदान करने के लिए, जहां भी आप जा रहे हो वो काम बाद में कीजिए।